अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची के इलाके केमाड़ी को एक नया ज़िला बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर कराची में इस वक्त 6 अज़ला हैं और 7वां अब ज़िला केमाड़ी होगा। सिंध काबीना ने केमाड़ी को नया ज़िला बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में नए ज़िले के क़याम का फ़ैसला करते हुए ये कहा गया है कि केमाड़ी ज़िला में साइड, बल्दिया, हार्बर, माड़ीपुर के इलाके शामिल होंगे। वसीम अख्तर ने कहा कि अगर ज़िले बन सकते हैं तो नए सूबे भी बन सकते हैं। कराची को एक सूबा होना चाहिए, जबकि तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि ज़रूर कोई माली मुफाद होगा, वरना पीपल्स पार्टी अवाम की बेहतरी के लिए कभी भी नया ज़िला नहीं बना सकती। सवाल ये है कि आखिर नया ज़िला बनने से किस सियासी जमात को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर नया ज़िला बनने या ना बनने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा। क्या बेहतर नहीं था कि सिंध हुकूमत कराची की तकसीम करने की बजाय इख्तियारात को ही निचली सतह तक जो है ना वो तकसीम करती। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो बातें की जा रही थी कि कराची में एक ज़िला नया हुकूमत सिंध हुकूमत बना सकती है, आखिरकार वो खबरें दुरुस्त साबित हो गई हैं। आखिर MQM कराची में नए ज़िले की मुखालिफत क्यों कर रही है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई 40 लाख आबादी वाले ज़िले को अगर हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है तो इसमें हमने क्या बुरा किया है? MQM को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ात हैं? अच्छा, देखिए, हमें पीपल्स पार्टी की नीयत पे भी शक है और हमारे दलाइल इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने ये सिर्फ और सिर्फ लिसानी और सियासी बुनियाद पे किया है। इसमें इंतजामी और माली नहीं होगा। आप तमाम हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी से ये पूछें कि जब ये जिला बना है तो इस जिले में सालाना कितने अरब रुपए जाएंगे। जितने जिले बने पिछले बल्दियाती इंतखाबात में भी जो सुप्रीम कोर्ट के डंडे की जोर पे हुए थे, वरना तो पीपल्स पार्टी की तारीख नहीं रही कभी वो बल्दियाती इंतखाबात कराए। इन्होंने 6 जिले बना दिए और 6 जिले बनाने के बाद आपको याद है मुराद अली शाह साहब और उनके वज़रा का आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जवाब, कचरा उठाना DMC की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भाई, नाले साफ करना DMC की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिले बनाकर आपने उनको यतीम बेआसरा छोड़ दिया कि इसके बाद चाहे वो डूबे चाहे बारिश में डूबे। तो ये जिला भी जो बनेगा ये सिर्फ सियासी फायदा होगा, इसमें माली और इंतजामी इंतकाल नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, फिर एक और बात कर लेते हैं। 2 जिले हैं ना पहले से पीपल्स पार्टी के पास, चले MQM के जिलों में तो खराबी है। 2 जिलों में क्या है जनाब, मलीर है और साउथ है। चले मेरे साथ आप साउथ कैमरामैन लेकर, मैं पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज करता हूं, मुझे अपने जिलों में एक UC दिखा दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा असेंबली के अंदर जहां जीने और मरने की सहूलत हो। साउथ में कारोबारी तबका फौज को बुला रहा है। साउथ से कारोबारी तबका ये आवाजें लगा रहा है कि जनाब कराची में फौज के हवाले किया जाए। लियारी का हाल आप देखें, मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज भी पीने का पानी नहीं है और वहां की जो सब्जियां हैं गंदे नाले में उगती हैं जो लोग खरीद के खाते हैं। ये पीपल्स पार्टी अगर जिले बनाना से बेहतरी है कि मेयर कराची का भी तो कोई काम है ना, आप लोगों की जमात का मेयर है। वसीम अख्तर साहब ने हमेशा से ये बात की है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कह दिया कि भाई अगर आपके पास वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, तो आप क्यों ओहदे पे जो है ना वो बैठे हुए, ओहदा छोड़े घर जाएं। तो बात यह है कि जब आप लोगों के पास, आपके मेयर के पास इख्तियारात ही नहीं है तो फिर क्यों आप लोग ये ओहदा लेकर बैठे हुए हैं? फिर तो इस ओहदे पर रहने का कोई जवाज ही नहीं बनता। फिर आप लोग शिकायत करते हैं क्योंकि काम नहीं सिंध हुकूमत करने दे रही है, इख्तियारात नहीं दे रही है। नहीं है तो फिर आप लोगों को ये ओहदा लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, दलील आपकी ये अच्छी बनती है। आप ये बताएं 2008 के बाद से 2015 तक 8 साल एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे ना कराची पर। हम तो 3 साल के लिए आए ना हमारा मेयर। 8 साल पीपल्स पार्टी ने बगैर मेयर के कराची को मॉडल बना दिया। हमने यही चीज देखकर इस लंगड़े लूले निजाम में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लिया। हम तो 8 साल भुगत चुके। हमारे लिए तो और आसान था कि अब इस इंतखाबात का बाइकाट करके मजीद 3 साल भी दे देते कि लो भाई लूटो और खाओ, लेकिन कम से कम उस लूट खसूट में कहीं ना कहीं मेयर रुकावट तो था। अब वरना 8 साल का हिसाब मॉडल आप ले लें। फिर दूसरी बात ये देखें, अगर इंतजामी तौर पर चीजें इस तरह बेहतर होती हैं तो हमारा मुतालबे को तकफीयत मिलती है ना कि सिंध में इंतजामी सूबे बनाए जाए जिस तरह पंजाब में बनाए जाए। अगर इंतजामी तौर पर बनाना है और जिस तरह ये खाली खुले जिले बना रहे हैं, सूबे जब आप बनाएंगे तो विफाक से NFC के तहत आपको पैसा मिलेगा।
कोई सूबा बेआसरा नहीं होगा, सिंध बेआसरा नहीं है, KPK बलूचिस्तान। अभी आप जो जुनूबी पंजाब में सूबा बनने जा रहा है तो उसके वसाइल कहां से आएंगे? उसने कोई लाहौर से थोड़ी लेने हैं, उसके वसाइल भी इस्लामाबाद से उसी तरीके से डेवलप होंगे जैसे कि वो बाकी पंजाब को होंगे। हमारा फिर इस मामले में सिंध की अवाम से भी ये सवाल है कि अगर इंतजामी तकसीम कराची की ठीक है तो सिंध की तकसीम इंतजामी तौर पे नाजायज। ठीक है। अच्छा, भले ही केमाड़ी को जिला बनाने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया, जायद है सिंध में उनके पास मैंडेट है, लेकिन कराची में मैंडेट आप लोगों को भी आवाम ने वहां पर दिया है। आप लोगों से कोई हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की, कोई तजवीज़ नहीं मांगी, इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई इस फैसले से पहले? बिल्कुल किसी किस्म की मशावरत नहीं गई, वो भी इसलिए नहीं की गई होगी, न PTI से की गई न और जमातों से की गई। हाँ। क्योंकि इन्होंने जब पहले जिले बनाए थे तो हमने मुखालफत कर दी थी। हमने कहा था कि आप ज्यादती कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, LDA, MDA, KDA। एक आपके महबूब बिल्डर के लिए आपने बना दी, एक आपने जमीनों पे कब्जे के लिए बना दी, एक बराए नाम कराची। लाहौर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाड़काना में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पेशावर कोयटा में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फिर इसी तरह आपने इस शहर के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ जिले भी बना दिए, फिर कंटोनमेंट के भी और हैं। तो उनको हमारे मौक़िफ़ पता है, उनको हमारा मौक़िफ़ पता है कि मजबूत लोकल गवर्नमेंट और मजबूत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हामी हैं। हम लंदन मॉडल के हामी हैं, अमेरिकन मॉडल के हामी हैं, हम सिंगापुर मॉडल के, चाइना मॉडल के हामी हैं। हम ये वाले मॉडल के हामी नहीं है जिसमें लंगड़ा लूला निजाम भी है और ऊपर से जिले भी जो है ना वो। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह आप लोगों ने अदालत जाने का इस फैसले के खिलाफ ऐलान किया। बात यह है सिंध हुकूमत के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, कैबिनेट ने फैसला किया है, तो क्या एतराज़ात लेके, किस जस्टिफिकेशन के साथ, क्या दलाइल लेकर आप जाएंगे, किस कानून के तहत आप लोग जाएंगे अदालत में इस फैसले के खिलाफ, क्या उज़र पेश करें? अच्छा, इसमें तो मैं खुद बहैसियत वकील जाऊंगा। हाँ। और मैं आपको अपने आर्गुमेंट्स दे देता हूं। एक तो ये पॉलिटिकल जैरीमैंडरिंग है। जैरीमैंडरिंग एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें आप अपनी मर्जी से इंतजामी हल्का बंदियां कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हल्का बंदियां हैं, ये इलेक्शन जो सेंसस की हल्का बंदियां उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इंतजामी कंट्रोल है, वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी बाउंड्रीज होता है, वो अलग है बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन करता है। तो एक तो इस पे आप कंट्रोल ले लेंगे, दूसरा इसके अंदर आप फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मसला 140 है, आप जिले बनाए, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन क्यों नहीं अनाउंस किया आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन क्यों नहीं अनाउंस किया? आपने ऐसा निजाम क्यों नहीं लाया जिसके अंदर अगर किमाड़ी जिले का चेयरमैन हो तो वो क्या इख्तियारात उसके पास होंगे? ये सारी बुनियादों के ऊपर हम इसको स्टे लेंगे और फिर रिवाइवल ऑफ द KMC जो कि 100 साल पुराना एक निजाम है, जो कि एक बेहतरीन निजाम है, जो लाहौर में है, जो कोयटा में है, जो पेशावर में है। हमारे भाई ये भी दलील है कि भाई वो वहां पे मौजूद है, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? तो रिवाइवल ऑफ द कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इन वन यूनिटी ऑफ कमांड, इसके अंदर भी हम लेंगे और इसमें हम फेडरेशन को भी पार्टी बनाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी जो कमेटी बनी है विफाक और सिंध के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सिंध हुकूमत के, MQM इसको सपोर्ट करती है? क्या ये हल होगा कराची के मसाइल का? माशाल्लाह जिलों के जवाब में ये भी बड़ी अच्छी दलील है। चीफ मिनिस्टर साहब ने सोचे नालों की सफाई के लिए फौज के एक इदारे को एक्सेप्ट किया है। या तो चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं ना कि नहीं हमें NDMA की जरूरत नहीं है, देखें आए बताएं कहाँ है गंदगी, कहाँ नाले खराब है, सब साफ है, आप बिला वजह शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वजीर आजम की एडवाइस पे एक्सेप्ट किया, इसका मतलब फेलियर है। फिर इस पे कमेटी जो है मुस्तकिल हल नहीं है। अच्छा, कमेटी का TOR जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर कमेटी सिर्फ नाले साफ करेगी, विफाकी वुज़रा जिसमें 3 हो, सूबाई वुज़रा हो, एक चीफ मिनिस्टर खुद हो, फिर एक इदारा हो जिसकी सरबराही हमारे फौज के हाई रैंक ऑफिसर्स कर रहे हो, वो आके अगर सिर्फ नाले साफ करने उन्होंने, तो फिर मैं समझता हूँ ये कमेटी जो है ना ये इसका मैंडेट फिर नामुकम्मल है। उनका काम तो ये हो कि कराची में एक निज़ाम देके जाएं, कराची में एक सिस्टम देके जाएं। इस कमेटी का वजीर आजम को बाकायदा न सिर्फ मॉनिटर करना चाहिए बल्कि चेक भी करना चाहिए और फीडबैक भी लेना चाहिए। हाँ, ये कमेटी सिंध की कोशिश ये होगी, सिंध की पीपल्स पार्टी की कोशिश ये होगी वो इस कमेटी को नाकाम बना दे। अच्छा, आप लोग विफाक में हुकूमत के इत्तेहादी हैं,
हुकूमत के जो वज़रा हैं वो 18वीं तरमीम में नज़रसानी की बात कर चुके हैं। बज़ाते खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कह चुके हैं कि उजलत में कुछ फैसले हुए जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इन पर इनको दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए क्या अगर आप हुकूमत की सोच से इत्तफाक करते हैं, अगर हुकूमत इस पर कोई बात करती है, नज़रसानी की बात करती है, इस पर आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे 18वीं तरमीम पर? 73 का आइन लोगों ने मिलकर बनाया, सियासतदानों ने बनाया, आसमानी सहीफा तो नहीं है। इसमें जहां बेहतरी होगी वो करेंगे। अगर 18वीं तरमीम से, मैं आपसे कह रहा हूं, हमें धोखा हुआ। 18वीं तरमीम में निचली यूसी सतह तक इख्तियार जाने थे, नहीं गए। एक तरफ से विफाक को भी हमने कंगाल कर दिया, वहां से वसाइल ले लिए, ये दिखाकर कि नीचे गुर्बत बहुत है, नीचे मसाइल बहुत हैं, हम बल्दियाती नुमाइंदों को पावरफुल करेंगे। ये आपने विफाक से तो ले लिया, लेकर आपने अपने दामन तक महदूद रखा। आपने अपने महलों, आपने अपनी अय्याशी, आपने अपने सरकारी मराद तक महदूद रखा। आदमी तो मर गया, तो फेडरेशन को क्या फायदा हुआ 18वीं तरमीम का? और इस पर अगर फेडरेशन ये कहती है सरेनो गौर करना चाहिए, तो बिल्कुल गौर करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में पार्लियामेंट को जमहूरियत का सिंबल समझा जाता है। वक्त और हालात के मुताबिक मौसर कानून साजी पार्लियामेंट की अवलीन तरजीह होती है, मगर पाकिस्तान में पार्लियामेंट को महज एक डिबेटिंग क्लब समझा जाता है, जहां हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इल्ज़ाम तराशी करने और फिर गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में तसलसल के साथ पहली बार तीसरा जमहूरी दौर है, मगर आज भी इस मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर होने की बातें की जाती हैं। आज भी इस मुल्क में जाली मैंडेट की बाज़गश सुनाई देती है। आज भी मुल्क में लफ्ज़ सेलेक्टेड की गर्दान सुनाई जाती है। और आज भी इस मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म को कठपुतली कहकर घर भेजना चाहती है। आज भी इस मुल्क की पार्लियामेंट में सियासतदानों का इलाज, उन पर कायम मुकदमात, मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर से लेकर एहतसाब और इंतकाम की जो बहस है, ये अवाम के जो मसाइल है उन सबसे बालातर नज़र आती है। जबकि आज तीसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ भी अपोजिशन के एहतजाज से हुआ, वॉकआउट से हुआ, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने खिताब का आगाज़ भी ये कहकर किया कि ये मैं सोच रहा था कि शायद इस साल मुझे बात करने दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत की मुस्बत कारकर्दगी का खूब एक नक्शा खींचा, एक तस्वीर खींची, जिस पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन जमातों ने रद्दअमल दिया और कहा कि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने की बातें हो रही हैं जो खड़े होकर नहीं सुन सकते हैं। अपोजिशन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन अगर पार्लियामेंट की गुज़श्ता 2 साल कारकर्दगी का हम जायज़ा लें तो 12 अगस्त को इख्तिताम पजीर होने वाले दूसरे पार्लिमानी साल के दौरान 31 ऑर्डिनेंस जारी हुए, जबकि पार्लियामान से 30 बिल मंजूर करवाए गए, जिससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत का जो इन्हिसार है ये ऑर्डिनेंस पर ज्यादा रहा। इसी तरह हुकूमत ने पहले पार्लिमानी साल के दौरान 19 बिल्स मुतारिफ करवाए, जबकि दूसरे पार्लिमानी साल के दौरान 52 बिल्स मुतारिफ करवाए। और दूसरे पार्लिमानी साल में कौमी असम्बली में 110 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए गए, जबकि पहले साल इनकी तादाद 49 थी। जबकि मुतादिद कायमा कमेटियों में ज़ेर इल्तवा प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स की तादाद 150 से तजावुज़ कर चुकी है। सवाल ये है कि इन 2 सालों में पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अवाम को रिलीफ देने में किस हद तक कामयाब हुआ है। सवाल ये भी है कि किस हद तक पार्लियामेंट अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रही है, और आखिर क्यों हमारे यहाँ पार्लियामेंट को महज एक डिबेटिंग क्लब भी तस्वुर किया जाता है। इस पर मैं बात करूँगी, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं इस पर सदर पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद साहब, आपने देखा कि 2 साल हुए, पार्लिमानी साल का तीसरा आगाज़ शुरू हुआ, आज भी अपोजिशन का एहतजाज हुआ, वॉकआउट किया, वही रिवायती तौर पर वही तनकीद की गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही, तो आपका क्या इस पर एनालिसिस होगा? देखें, ये उसका मुस्बत पहलू से बात का आगाज करना चाहिए। मुस्बत पहलू तो ये है कि हमने पहले साल में देखा था कि कानून साजी की रफ्तार बहुत सुस्त थी, हाँ। कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। और ये दूसरे साल में इसकी रफ्तार कुछ बढ़ी है, इम्प्रूव हुई है, और अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। कौमी असम्बली में 200% के करीब इजाफा हुआ है, और सूबाई असम्बलियों में भी सिवाय बलूचिस्तान के बाकी तमाम असम्बलियों के अंदर कानून साजी की रफ्तार तेज हुई है। तो मेरे ख्याल में हौसला अफजा बात तो ये है।
लेकिन दूसरे कुछ मामलों में ये लेकिन ये और चीजें ज्यादा हो सकती थी अगर हुकूमत की सेनेट में अक्सरियत हो, तो ज़ाहिर है ये भी तो एक बहुत बड़ी रुकावट है ना कि सेनेट में अक्सरियत किसी और जमात की और हुकूमत ज़ाहिर कानून साजी में ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। हुकूमत कानून साजी करना भी चाहे मुख्तलिफ मामलात पर तो नहीं कर सकती। देखिए वो तो बात अलग बहस है, क्योंकि वो फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता अगर सेनेट से पास होता। हाँ। कानून जिस तरह 30 हमारे जो बिल हैं वो पास हुए हैं कौमी असम्बली से, तो कौमी असम्बली में तो मेजॉरिटी है ना इनकी। हाँ। अब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ 21 हुए हैं, वो इस वजह से 21 हुए हैं और 30 नहीं हुए और 30 से ज्यादा नहीं हुए कि सेनेट में हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है। इस हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन कौमी असम्बली में तो पास हो सकते थे बिल। तो कौमी असम्बली में भी 30 हुए और उनमें से सिर्फ 21 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने, तो ये एक मसला है। लेकिन जो तशवीश की चंद बातें हैं उनमें से वही बात है जिसका आपने जिक्र कर दिया कि असम्बलियों के अंदर बिलअमूम मेंबर्स की इंटरेस्ट और उनकी दिलचस्पी बहुत कम होती है। अक्सर वो कोरम भी पूरा नहीं हो पाता, जो सिर्फ 25% होता है, और उसकी वजह यह है कि असम्बली के अंदर जो कायदे ऐवान है उनकी दिलचस्पी नहीं होती। वजीर आजम साहब सिर्फ 9% हाजिरी रही उनकी कौमी असम्बली में, हालांकि वो कहते थे कि वो आएंगे और सवालों के जवाब भी दिया करेंगे बाकायदगी से, जैसे बरतानिया में होता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। और सूबाई असम्बलियों का तो आपने बता ही दिया है कि हाजिरी बहुत कम रही है। तो ये एक तशवीश की बात है, पिछले साल की निस्बत कम हुई है। हमारे यहाँ कम क्यों है वज़रा की हाजिरी और वज़ीर आज़म की हाजिरी, ये असम्बलियों में क्यों कम रहती है? इसलिए कि ये तमाम लोग असम्बलियों से सिर्फ एक ही उसका मकसद समझते हैं कि वहां से वो अपने आप को इलेक्ट करवा लें। जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो असम्बली की कोई खास उनके नजदीक मसरफ या यूज बाकी नहीं रहता। ये बहुत अफसोस की बात है, ये उनका डेमोक्रेसी पे जो फेथ है उसकी कमजोरी की अलामत है, क्योंकि वो समझते हैं कि तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। ये मौजूदा हुकूमत ही नहीं करती, पिछली हुकूमत भी ऐसे ही करती थी। यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत, शायद खाकान अब्बासी साहब जरा ज्यादा बाकायदगी से आते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब बहुत कम आते थे। लेकिन इमरान खान साहब तो उससे भी कुछ कम हो गए हैं इनकी हाजिरी। तो ये बहुत तशवीश की बात है, और इसका मतलब ये है कि इनका डेमोक्रेसी पे एतमाद नहीं है, इनका असम्बली को इम्पोर्टेंस देने का इरादा नहीं है। और आपने सही कहा था कि ये डेमोक्रेसी का सिंबल होता है, अगर आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप जिस शाख पे बैठे हुए उसे काट रहे हैं, आपकी बुनियाद ही कमजोर होगी। तो ये वजूहत हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि इन्होंने अपने असम्बली के अंदर कमेटियों का जो वर्क है, कमेटियों के अंदर भी काम कुछ बेहतर नहीं हुआ। कमेटियों का काम ये होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी पे निगाह रखें, उसकी ओवरसाइट करें, उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उसको पॉइंट आउट करें। लेकिन आप देखेंगे कोरोना वायरस के ज़माने में बहुत से सवालात थे, बहुत सी पॉलिसियों के बारे में आगे पीछे हो रहा था मामला, लेकिन इसके बारे में असम्बली ने बिल्कुल कोई ओवरसाइट का काम नहीं किया। वो अदालत के अंदर एक केस चल रहा है, अदालत ये पूछ रही है कि आपने ये चीज क्यों मंगाई, वो क्यों मंगाई, लेकिन असम्बलियों के अंदर उसके ऊपर कोई सवाल और जवाब नहीं हुआ। सही, अगर मैं आपसे पूछूं कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में असम्बलियां 2 सालों में कितनी मुस्बत कारकर्दगी दिखा पाई, इस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि एक आवाम को नहीं कंसर्न होता कि किसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं, कौन किस पर तनकीद कर रहा है। एक आम आदमी का तो ज़ाहिर कंसर्न है कि उसके मफादात का आप लोगों ने कितना तहफ़्फ़ुज़ किया, उस एक आम आदमी को आप रिलीफ देने में कितना कामयाब हुए? मैंने थोड़ा सा सरसरी सा एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि ये जो 30 कवानीन पास हुए हैं, बिल पास हुए हैं कौमी असम्बली में, इनमें से एक बड़ी तादाद तो वो है जो रूटीन के बिल हैं। यानी बजट पास होता है तो होता है, हर साल वो तो करना ही पड़ता है। फिर कुछ हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स की एक्सटेंशन के बिल थे 3, वो भी पास हुए, वो भी मफाद आमा का कोई मसला नहीं उसमें। इसके बाद जो 6 कवानीन ऐसे थे जो फैटफ के कहने पे, FATF के कहने पे पास किए गए। 2 कवानीन ऐसे थे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की वजह से हमें करने पड़े। तो जब मफाद आमा के कानून थे, मैंने उनका जायजा लिया तो वो सिर्फ 5 कानून ऐसे हैं जिनको ट्रूली मफाद आमा का करार दिया जा सकता है। मगर एक लीगल एड के लिए एक बिल पास हुआ, एक आपने जो
सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, विरासत का सर्टिफिकेट, उसको पास के लिए एक्ट पास किया। इसके बाद आपने वुमेन की प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कानून पास किया। आपने ज़ैनब अलर्ट, आपको याद है कानून है, वो पास हुआ। और फिर एक हमारे इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में जो डिसेबिलिटी का एक्ट है, यानी जो जिनके किसी न किसी वजह से जिनकी कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए भी एक कानून पास किया गया। तो ये 5 कानून ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि पीपल फ्रेंडली या पीपल्स की लाइफ के मुतालिक काम की मफाद में मतलब बाकी सब ये जो 30 के 30 कानून है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी से बहुत बहुत शुक्रिया सदर पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तबाही के बाद दुनिया में मौशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं और ऐसे में पाकिस्तानी मईशत के हवाले से काफ़ी हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। आलमी जरीदे और रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की नवीद सुना रही हैं। आलमी जरीदे खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो मौशी मुस्तकबिल है ये रोशन है। आलमी दुनिया मौशी पस्ती का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की टैक्स फ्री और शरह सूद में कमी की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश है और बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इससे पहले आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 पर बरकरार रखी थी, जबकि एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी अपनी एक रिपोर्ट शाया की और ये कहा कि पाकिस्तान में माली खसारा कम और तरक्की की रफ्तार बेहतर हो रही है और माली साल शरह नमू 1.2% रहने की तवक्को है। आलमी रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स से आलमी दुनिया का पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ पर लग रहा एतमाद मज़ीद बढ़ेगा और बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 के मुकाबले में जुलाई 2020 में बैरूनी सरमायाकारी 2.2% बढ़ी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 में 10.72 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जबकि जारी माली साल के पहले महीने में मुल्क में 2.76 करोड़ 80 लाख डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं, जो मुल्क की तारीख में एक महीने में भिजवाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। ये तरसीलात ज़र जून 2020 की निस्बत 12.2%, जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% ज़्यादा है। मुआशी एतबार से यकीनन ये हौसला अफजा खबरें हैं, लेकिन कोरोना के मईशत पर मनफी असरात जो हैं ये हम नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो गए हैं या भी ख़त्म हुए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है। पाकिस्तान में 3 माह के अरसे में 15 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस 6 महीने यानी सितंबर तक जारी रहता है तो बेरोज़गार नौजवानों की जो तादाद है ये 23 लाख तक पहुंचने का खदशा है, जबकि हुकूमत की सालाना प्लान की रिपोर्ट बराए 2020-21 के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद 40 लाख से बढ़कर 60 लाख होने की तवक्को है। इसी तरह कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक को जो बरामदात हैं इनमें भी साल 2019 और 20 में 24% कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव को 4 अरब 65 करोड़ 58 लाख डॉलर की बरामदात की थी, जो कि इस साल 3 अरब 73 करोड़ 80 लाख डॉलर हैं। ये तमाम आदाद और शुमार जो हैं ये मुल्की मईशत पर यकीनी तौर पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन अवामी मसला ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में महंगाई और बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 2 सालों में आटे की कीमत ही जो है ना वो 32 रुपए से बढ़कर अब 52 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। मईशत की बहाली भी अहम है, लेकिन आवाम को रिलीफ कब और कैसे मिलेगा ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। मैं इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बेरोज़गारी के नंबर्स देखें तो यकीन करने बड़ा खौफ भी होता है और बड़ा ज़ाहिर है लोगों के जो हालात हैं उन पर सोचना भी पड़ता है कि जो एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक जो कोविड के 3 महीने थे, इसी अरसे के दौरान कहा जा रहा है कि 15 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं और अगर सितंबर तक ये सिचुएशन जारी रहती है, जैसा कि हमें बता दिया गया है कि केसेस बढ़ सकते हैं, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ,
तो ये तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 23 लाख हो जाएगी। तो फिर कैसे हम अपने जो मुआशी आशारिये हैं इसको बेहतर बता सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि 2 सालों के बाद अवाम जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया और हुकूमत इसी पर बड़ा खुश हो रही है, बड़ा क्रेडिट ले रही है हर चीज़ का? जी, आपने बहुत सारे माशी इशारिये पढ़ डाले, बोल डाले, जो मईशतदानों के लिए तो शायद उसकी कुछ वैल्यू हो, लेकिन जो आम आदमी है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो उनके लिए मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 इशारिये काम करते हैं। उनमें से 2 का आपने जिक्र कर दिया। हाँ। आटे की कीमत, चीनी की कीमत और शायद इसमें बिजली का बिल अगर आप शामिल कर दें। बाकी माशी इशारिये जो हैं कि मूडीज ने क्या कह दिया, IMF ने क्या कह दिया, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ या नहीं हुआ, ये आम आदमी की जुबान में नहीं आती, आम आदमी ये नहीं समझ पाता। आपने कोई सबक नहीं सिखाना आम आदमी को कि मईशत अच्छी जा रही है या खराब जा रही है। हर आदमी, हर पाकिस्तानी जो बिजली का बिल देता है, जो बाजार से आटा खरीदने जाता है, जो बाजार से चीनी खरीदने जाता है, वो समझता है कि मईशत अच्छी है या बुरी है। यहाँ पे हमारे यहाँ आधे दर्जन वुज़रा हुकूमत के बैठ जाएं और कहें मईशत बहुत जबरदस्त जा रही है, या ऑपोजिशन बैठ जाए और वो कहे कि मईशत का बहुत बुरा हाल है। ये दोनों की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी मईशत दान की जरूरत है कि वो आम आदमी को बताए कि मईशत अच्छी है या बुरी है। आटे की कीमत का आपने जिक्र कर दिया, चीनी की कीमत का आपने जिक्र कर दिया। बिजली मैं आपको बता देता हूं कि 2 साल पहले मेरा 10.5 रुपए का यूनिट का बिल आता था, सब टैक्सेस शामिल करके। आज अगर मेरा बिल, जो आप अपना बिल खोल के देखिए, 16-17 रुपए का यूनिट आ रहा है। तो अगर आटे की कीमत 70% बढ़ गई है, चीनी की कीमत 80% बढ़ गई है, बिजली की कीमत 50-60% बढ़ गई है, लेकिन गौर कीजिए इस सारे पीरियड के दौरान आम आदमी की आमदन नहीं बढ़ी, जिसके नतीजे में फिर वो गुर्बत की शरह आ जाती है। अब 2 साल पहले पाकिस्तान की 31% आबादी जो है, तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे थे। आज वो हालत जो है वो 40% आबादी तक पहुंच चुकी है। 9 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और ये लोग 9 करोड़ इतना बड़ा नंबर है। ये इनको अगर आप ये समझाने चलें कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया है, कि IMF ने हमारी रेट बेहतर कर दी है, उनके लिए ये सब बेमानी चीजें हैं। उनके लिए आटा, चीनी, बिजली का बिल। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो हुकूमत क्रेडिट ले रही है भाई, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाए जाने वाले तरसीलात 2,768 मिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। मुल्क की तारीख में कहा जा रहा है कि 1 महीने में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा ये मुनाफा है। तो ये तो पाकिस्तानियों ने, आपको भी पता है, अपने अहले खाना को, रिश्तेदारों को, जो कोविड का सारा पीरियड था इस दौरान भेजे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया जा सकते हैं, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को। तो इसमें हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं है। हुकूमत का क्या इसमें रोल है? देखिए, बाहर से जो रेमिटेंसेस आती हैं अगर कम हो जाएं तो हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, अगर वो बढ़ जाएं तो हुकूमत को क्रेडिट नहीं जाता। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो तकरीबन 36% बढ़ी हैं। बांग्लादेश की जो रेमिटेंस हैं वो तकरीबन 63% बढ़ी हैं इसी पीरियड के दौरान। और वजह, वन ऑफ द रीजंस वही है जो आपने बताई कि बाहर से पैसे आ रहे हैं। और कोविड के दौरान जो है वो हवाला नहीं लग रहा था, फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, और ज्यादातर पैसे जो हवाले और हुंडी के थ्रू आया करते थे वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ गए हैं। ये एक्चुअली गौर फिक्र और गौर खौस करने की बात है कि जब मिडिल ईस्ट से नौकरियां खत्म हो रही हैं, सऊदी अरेबिया से तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं, कुछ लाख और वापस आ जाएंगे। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी वापस आ रहे हैं। और जब ये लोग वापस आते हैं तो ये ना सिर्फ अपनी आमदन बल्कि अपने सारे असासाजात उठा के वापस ले आते हैं। तो फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये एक्चुअली अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है कि असासाजात ट्रांसफर हो रहे हैं और फ्यूचर में इनकम जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, 2 सालों में आप देखें जीडीपी होने ना होने के बराबर है, और एक ऐसा मुल्क जहां पे आबादी मुसलसल बढ़ रही है लेकिन जीडीपी आपका नहीं है, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है आपकी इकोनॉमी के लिए? अब जीडीपी का आपने जिक्र कर दिया, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो नौकरियों से होता है। अब जैसे आपने कहा कि हमारा मुल्क जो है इसकी आबादी बढ़ रही है और इसकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो लेबर फोर्स बन रही है, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जब तक हम 11
यहाँ से 12 लाख इजाफी नौकरियां पाकिस्तान के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की शरह है वो बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे आपने कहा कि 1.2% से अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो यहाँ पे नौकरियां और कम हो रही हैं। आप देखिए 11-12 लाख इजाफी नौकरियां हमें चाहिए, वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो बेरोजगारी के साथ साथ शरह गुर्बत बढ़ रही है और ये दोनों मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खतरे की घंटियां। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 सालों में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, 29 अरब 20 करोड़ डॉलर के 2 सालों में कर्जों की मैं बात करूं, मतलब 2 सालों के दौरान 10 अरब डॉलर का इन्होंने इजाफा किया कर्जों में। क्या ये दुरुस्त है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनको स्टेबल रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए ये ज़रूरी था कर्जे लिए जाते, इसके सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है आपके जो पहले कर्जे थे उनको उतारने के लिए भी कर्जे लेने थे, तो ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त थी इस हुकूमत की? देखिए इस मामले में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका क्रेडिट पीटीआई की हुकूमत को जाता है। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो हमारा करंट अकाउंट का खसारा जो है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर का था और 1 साल में पीटीआई की हुकूमत ने उसको 10 अरब कर दिया और अब वो 3 अरब पे बैठे हैं। तो उस हवाले से जो सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है पहली हुकूमत के मुकाबले में। अब देखिए कि 2 सालों में 20 अरब डॉलर का खसारा कम होके 3 अरब डॉलर आ गया है। इसकी वजूहात के ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि ये नीचे आया है, बड़ी तेजी से आया है और इसका क्रेडिट पीटीआई हुकूमत को जाता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात। डॉक्टर सलीम साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अहम खबर ये है कि वज़ारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनियों को आउटसोर्स करने की राह हमवार कर ली गई है। बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए कायम कमेटी के 6 इजलास हुए, जिसमें वज़ारत दिफा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कमेटी के सरबराह थे और कमेटी ने अब रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। ज़राए से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेटजिक असासों और फ़ज़ाई हदूद की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 अलग अथॉरिटीज़ में तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान सिविल एविएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अथॉरिटी को इंतज़ामी तौर पर अलग करने की असूली मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। ज़राए का यह भी दावा है कि वज़ारत दिफा की जानिब से हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के अमल पर तशवीश का इजहार किया गया है और वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने हसासियत के पेश नज़र भारत और इजराइल के शहरियों को हवाई अड्डों तक रसाई ना देने का मुतालबा किया है, मगर कमेटी ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने के पेश नज़र अहम स्टेक होल्डर्स की दी गई जो तजावीज़ हैं इसकी मुखालिफत कर दी है। ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम से 2 अलग अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को रेगुलेटरी जिम्मेदारियां, जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑपरेशनल और कमर्शियल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1982 में तरमीम करके एयरपोर्ट सर्विस और एयर नेविगेशनल सर्विस को ऑर्डिनेंस से निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के क़याम की सिफारिशात की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मामले को काबीना की कानूनी कमेटी के सामने पेश करने की हिदायत कर दी है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए मजीद क्या शराइत शामिल की गई हैं, मैं इस पर बात करूंगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, सबसे पहले तो ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बता दें कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिनको आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है और किन बातों को मद्देनजर रख के सोच के कि हमें इससे ये फ़वाइद हासिल होंगे इतना बड़ा फैसला किया गया है। शाज़िया, इसकी बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। पहला सबसे बड़ा मामला है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स गुज़श्ता कई सालों से बेहतरीन अंदाज में ऑपरेट नहीं किए जा रहे, ना ही मैनेज किए जा रहे हैं। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लाहौर का एयरपोर्ट हो, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हो, पेशावर हो या कोयटा के एयरपोर्ट हो, यहाँ बहुत सी शिकायत सामने आती हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत हालिया पाकिस्तान का तारीख में बनने वाला एयरपोर्ट है, अरबों रुपए की लागत से बना और उसका जो हाल है वो सबके सामने है।
आज ही सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से उसके एक रनवे को बंद कर दिया गया, वहाँ क्रैक्स पड़ गए हैं। उसकी इमारत की हर रोज़ छतें पकती हैं, थोड़ी सी बारिश हो, और बहुत से मसाइल हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एयरपोर्ट्स किसी भी मुल्क का एक इमेज होते हैं बाहर से आने वालों के लिए। इमरान खान साहब सियाहत को फ़रोग देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट बेहतर अंदाज में ऑपरेट हो, अरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी हो, चूँकि इन एयरपोर्ट्स के करीब हज़ारों कनाल अराजी मौजूद है, तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। एक कंसेंसस हो चुका है कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें पाकिस्तान के जिस सिविल एविएशन अथॉरिटी बेहतर अंदाज में नहीं चला सकती, लिहाजा हमने इनको आउटसोर्स करना है। 1.5 साल का अरसा हो चुका है, इस काविशों के पीछे बहुत सी मुश्किलात आई और सबसे बड़ी मुश्किल ये कंसीडर की गई कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान चाहते हैं कि स्टेटस को बरकरार रहे, हुकूमत एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स ना कर सके। पहले कतर की जानिब से ऑफर आई थी, अब वो ऑफर खत्म हो चुकी है। नाइट एडिशन को मिलने वाली एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने बिलाखिर एक अपने मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की सरबराही में चेयरकुनी कमेटी कायम की थी। इसने काम मुकम्मल किया है और रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सबमिट की है, जिसमें कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में बड़े एयरपोर्ट्स की जो आउटसोर्सिंग का काम है वो कामयाब तरीके से मुकम्मल किया जा सके। 2 अलग अथॉरिटीज बनेंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को सिर्फ जो रेगुलेटरी उसका वर्क है वहां तक महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मामला उस वक्त सामने आया जब वज़ारत दिफा की जानिब से यही मैं पूछने लगी थी, वज़ारत दिफा के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, वज़ारत दिफा और पाकिस्तान एयरफोर्स वो ये समझते हैं कि एयरपोर्ट्स स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं और दुनिया भर के अंदर इनको स्ट्रेटजिक एसेट कंसीडर किया जाता है। तो हमें इस तरीके के साथ ये काम करना चाहिए कि हमें एक गैर मुल्की कंपनी की खिदमात मिले, इजाफी रेवेन्यू मिले एयरपोर्ट्स के ऊपर और एयरपोर्ट्स के अतराफ में उसकी जो अराजी है वो बेहतरीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन हमारी सिक्योरिटी किसी सूरत कंप्रोमाइज ना हो। अब चूंकि हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरमीम करने जा रही है, रेगुलेशन में तरमीम करने जा रही है, सिविल एविएशन अथॉरिटी की बोर्ड से मंजूरी ली जा चुकी है। वज़ारत दिफा और एयरफोर्स ये चाहते थे कि हमें इसी स्टेज के ऊपर इस बात को पाबंद करना चाहिए कि जो भी मुस्तकबिल में कंपनी आएगी टेंडर के जरिए वो बोली देगी, उस कंपनी में किसी तौर पर कोई भी भारतीय शहरी या इजरायली शहरी उसमें शामिल ना हो। मसला ये हुआ कि इससे पहले एक मामला पेश आ चुका, पोर्ट कासिम का एरिया है कराची में, वहां पर एक निजी टर्मिनल ऑपरेटर है, वहां पे उस निजी टर्मिनल ऑपरेटर ने अपने शेयर दुबई की कंपनी को फरोख्त किए। वहां से 2 भारतीय शहरी, जिसमें एक का नाम दीवान मनकोडी था और एक और शख्स साहब थे, वो 6 माह तक उन्होंने पाकिस्तान के इस पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए, हसास डेटे तक उनको रसाई हुई। उसके बाद मामला जब उठाया मीडिया ने तो वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दी तो उनको फिर वापस जाना पड़ा। तो एयरपोर्ट्स का बहुत बड़े सेंसिटिव मामला है, तो उनकी ये कोशिश थी कि इसी स्टेज के ऊपर किया जाएगा। जाहिर है फैसला कैबिनेट करेगी। जी कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब ये डायरेक्शन दी है कि सारे मामले को हमने चूंकि कंक्लूड करना है, हर सूरत में आउटसोर्सिंग करनी है एयरपोर्ट्स की, लिहाजा अब इस मामले को कैबिनेट कमेटी लेजिस्लेटिव कमेटी है जहां कानूनी अमूर को तय किया जाता है, उस कमेटी में इसको पेश किया जाएगा। तमाम कवानीन के अंदर तरमीम, नई रेगुलेशन और कानूनी पहलुओं से जायजा लेने के बाद या उसकी मंजूरी वहां से हासिल करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए यह मामला आएगा वफाकी काबीना के पास, जहां से इसकी मंजूरी के बाद इन एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। और एक और मामला यह भी तय कर दिया गया जो उसका तरीकेकार बन रहा है, अब कोई एक कंपनी तमाम 4 या 5 बड़े एयरपोर्ट्स हासिल नहीं कर सकेगी, उसकी मोनोपोली नहीं होगी। तो एक कंपटीशन को फरोग मिलने का भी मौका मिलेगा, पाकिस्तान को इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। मतलब और उसके साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवाल उठते रहे। दिए जाएंगे सारे एयरपोर्ट्स। जी माजी के अंदर ये अटेम्प्ट थी, कतर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, कतर चाहता था कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को वो हासिल करे। लेकिन अब जिस किस्म की कानून साजी की जा रही है, जिस टाइप की कवायद ज़वाबित और रेगुलेशन बन रहे हैं, उसके अंदर इम्कान नहीं है कि कोई एक मुल्क या एक कंपनी आके तमाम एयरपोर्ट्स को हासिल करे। 2 या 3 कंपनियों के आने का इम्कान है। और उसके साथ साथ जो असल चीज थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मेक श्योर करना, उम्मीद की जा रही है कि जब कानूनी लिहाज से मामला वहां पर पहुंचेगा तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन तजवीज़ को जो वज़ारत दिफा और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आई सी, उनको भी इस हतमी मसवदे में इनकारपोरेट किया जाएगा। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।